जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। तो आज हमारी बायोलॉजी का तीसरा पार्ट है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण। अगर आपने पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य। क्या क्या कार्य हैं? कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा उत्पादक करना। वसा का कार्य है ऊर्जा उत्पादक। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण व नियमन में सहायक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। जल उपापचयी क्रियाएं करते हैं। विटामिन विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? कैसिमिर फंक। अन्य नाम सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित किया गया। लगभग 20 ज्ञात विटामिन हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई और के। शॉर्ट में याद रखना ए डी ई के। वसा में घुलनशील ए डी ई के और जल में बी सी। प्रमुख विटामिन स्रोत और कमी से होने वाले रोग। तो वो विटामिनों से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इन्हें अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, जीरोप्थिल्मीया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और इसके स्रोत क्या है? इसकी आपूर्ति करने के गाजर। विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है या फिर वृद्धि रुक जाती है शरीर की। विटामिन बी1 के स्रोत हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कीटोसिस रोग हो जाता है और इसके स्रोत हैं पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी3 का अन्य नाम है नियासिन निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी3 के स्रोत हैं यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। विटामिन बी5 का अन्य नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से चर्म रोग, सफेद बाल हो जाते हैं। इसके स्रोत हैं दूध, अंडे, मांस, मूंगफली। विटामिन बी6 का अन्य नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी रोग से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन बी6 के स्रोत हैं दूध, यीस्ट, अनाज व मांस। विटामिन बी7 का अन्य नाम है बायोटीन। विटामिन बी7 की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन बी7 के स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। विटामिन बी9 का अन्य नाम है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त क्षीणता, कुंठित रोग। और इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे। विटामिन बी12 का अन्य नाम है साइनोकोबालामिन। इसके रोग क्या है? घातक रक्त क्षीणता, तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है विटामिन बी12 की कमी से। इसके स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। विटामिन सी का अन्य नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के स्रोत हैं आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां। विटामिन डी की कमी से हो जाता है कैल्सीफेरॉल रोग। विटामिन डी का अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स या ऑस्टियोमेलियासिस हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? मक्खन है, मछली का तेल है, अंडा है, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में खड़े रहना चाहिए। विटामिन डी ई का अन्य नाम है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जननांग तथा पेशियां
कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई के स्रोत हैं तेल, गेहूँ, अंडे की जल्दी और सोयाबीन। विटामिन के का अन्य नाम है नेफ्थोकिनोन और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। स्रोत क्या है? आंत्र के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन। देखो ज़्यादातर चीज़ों के लिए सही करने के लिए हरी सब्जियां स्रोत हैं, तो हमें हरी सब्जियां खाते रहना चाहिए। दूध दूध को पूर्ण आहार भी बोलते हैं क्योंकि दूध में ज़्यादातर विटामिन होते हैं, बस विटामिन सी नहीं होता। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन फॉस्फोप्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। बीटा कैरोटीन के कारण दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। रेनिन दूध का खट्टापन लैक्टोज की वजह से होता है। लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल बना देता है। संगठन है दूध, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम का। अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल जो केवल भोजन से प्राप्त होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन और थियोनिन। ये सिर्फ भोजन से प्राप्त होने वाले अमीनो अम्ल हैं। अमीनो अम्ल हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। शरीर की कोशिकाओं में भी संश्लेषित होते हैं कुछ अमीनो अम्ल जो कि अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पेरेजिन, आर्जिनिन और सिस्टीन। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हमारा शरीर सारे अनिवार्य अमीनो अम्लों का संश्लेषण खुद कर लेता है, तो नहीं, हमारा शरीर अनिवार्य अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। वसीय अम्ल आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा ट्राइग्लिसराइड वसा, मतलब ट्राइग्लिसराइड वसा जो हम खाते हैं वो अप्रयुक्त होती है, उसका शरीर में कोई यूज़ नहीं होता और वो फैट के रूप में जमा होना शुरू हो जाती है। आवश्यक वसीय अम्ल अल्फा लिनोलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल। अल्फा लिनोलिक अम्ल तिलहन, अलसी, तीसी में अधिकतम उपस्थिति होती है। उदाहरण है ओमेगा 3 वसीय अम्ल। इसका उपयोग होता है रक्त नलिकाओं में वसा की जमाव की कमी में। लिनोलिक अम्ल ओमेगा 6 उदाहरण है। वसा के प्रकार असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा और ट्रांस वसा। संतृप्त वसा ये कम अभिक्रियाशील होती है। असंतृप्त वसा ये अधिक अभिक्रियाशील होती है और ट्रांस वसा ये खराब वसा होती है। इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। संतृप्त वसा में सिंगल बॉन्ड होता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका उदाहरण है नारियल का तेल। असंतृप्त वसा में कार्बन परमाणु के मध्य दौरा बंद होता है, ये अवघटन की दर को तीव्र कर देता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उदाहरण मछली का तेल। ट्रांस वसा हृदय वाहिकाओं को क्षति पहुंचाती है, ये पशुजनित वसा व हाइड्रोजनित वसा होती है। ज़्यादातर जो हम चीज़ें खाते हैं बाजार की पैकेट वाली, उन सब में ट्रांस फैटी होता है। अगर आप उस पैकेट के कभी पीछे पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होता है ट्रांस फैट कितना % है उसमें। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा भंडार की तरह काम करना है। प्रोटीन का नामकरण जे मूल्डर ने दिया था। खोजकर्ता जे बर्जेलियस थे। निर्माण की बेसिक इकाई है प्रोटीन। अमीनो अम्ल है। प्रोटीन निर्माण की बेसिक इकाई अमीनो अम्ल है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है। प्रोटीन का कार्य ऊर्जा उत्पादन करना, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, कोशिका जीवद्रव्य व ऊतक निर्माण करना है।
प्रोटीन के विकृत करते हैं एक्स रेज, भारी धातु, लवण व ऊष्मा। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं क्वाशीयोर और मेरिस्मस। दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाने वाले तत्व हैं 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है अमीनो अम्ल। सींग, बाल, नाखून, खुर और त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा केराटीन। मस्तिष्क में एड्रेनलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग है बेरी। फास्फोरस। फास्फोरस का स्रोत है दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तीदार सब्जियां आदि। फास्फोरस का कार्य क्या है? हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना। प्रोटीन के प्रकार। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं एल्ब्यूमिन, हिस्टोन। व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होते हैं। उदाहरण है पेप्टोन और पेप्टाइड। संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्लों के साथ अन्य समूह भी जुड़े होते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। मिर्च में पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन है विटामिन B6। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन डी। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एवं सल्फर। आयोडीन के स्रोत हैं आयोडीन नमक, समुद्री खरपतवार, मछली आदि। आयोडीन का कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। मैग्नीशियम का स्रोत है कद्दू के बीज, बादाम, पालक। कार्य तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक, कैंसर से बचाव हेतु सहायक। तांबा का स्रोत है मछलियां, यकृत व अनाज। कार्य क्या करते हैं ये? हीमोग्लोबिन संश्लेषण करते हैं, अस्थि निर्माण करते हैं और इलेक्ट्रॉन संवाहक का कार्य करते हैं। जस्ता का स्रोत है मछलियां, यकृत आदि। इनका कार्य है इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक। कोबाल्ट का स्रोत है मांस, मछली, जल आदि। कार्य है आरबीसी संश्लेषण और विटामिन B12 का संश्लेषण। प्रमुख खनिज व उनके कार्य हैं। पोटेशियम के स्रोत हैं केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली। कार्य है पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन। कैल्शियम के स्रोत है दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न, रागी आदि। हड्डियों व दांतों को मजबूती देता है कैल्शियम। रुधिर स्पंदन में सहायता देता है और पेशीय संकुचन में सहायक है। सोडियम के स्रोत हैं साधारण नमक, मछली, अंडे आदि। सोडियम का कार्य है पेशीय संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संचरण, तंत्रिका आवेग का संचरण। लोहे का स्रोत है कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक, हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग। कार्य क्या है लोहे का? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऊतकों में ऑक्सीकरण। श्वसन तंत्र क्या है? ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है श्वसन तंत्र कहलाते हैं।
श्वसन तंत्र की क्रिया है सांस लेना, श्वसन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। फेफड़े, बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है। गैसों का आदान प्रदान फुसफुसी श्वसन कहलाता है। दायां फेफड़ा अधिक बड़ा एवं चौड़ा होता है। फुफ्फुस आवरण व या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित होता है। क्या फेफड़ा फुफ्फुस आवरण या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित होता है। लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक एल्वोलली पाए जाते हैं फेफड़े में। एल्वोली मतलब नलियां छोटी छोटी। सांस लेने और श्वसन में अंतर, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सांस लेना जैव भौतिकीय प्रक्रिया है, श्वसन जैव रासायनिक प्रक्रिया है। सांस लेना 2 चरण में होता है, अंतःश्वास उच्छ्वास मतलब सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ देना। जबकि रेस्पिरेशन मुख्य चरण है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र। श्वसन जो होता है वो ऐच्छिक भी होता है और अनैच्छिक, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं। ऐच्छिक इसलिए जैसे कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं तो ये ऐच्छिक हो गया। अनैच्छिक ऐसे सो भी रहे होते हैं तो भी सांस चल रही होती है। और रेस्पिरेशन को हम रोक नहीं सकते, ये हमेशा चलता रहता है क्योंकि फेफड़ों में होता है। ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता है ब्रीथिंग में, लेकिन रेस्पिरेशन से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन क्रिया में विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु होते हैं। कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विभक्त हो जाता है और 2 कार्बन अणु मुक्त करता है। पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशीय कोशिका में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विभक्त हो जाता है, 3 कार्बन अणु का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 जल और ऊर्जा में विभक्त हो जाता है। श्वसन अपचयी क्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस शरीर के भार में कमी करती है। श्वसनीय पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। श्वसन का क्रम है पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन का श्वसन। नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त प्रवाह फेफड़े से पहले बाएं आलिंद में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी में जाता है, एरोटा में। उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। उच्च एवं निम्न महाशिरा में जाता है। देखो इससे जाएगा दाहिने निलय में जाएगा। दाहिने निलय से फिर त्रिवटनी कपाट के होते हुए दाहिने आलिंद में आता है। दाहिने आलिंद में से फुसफुसरी धमनी से होते हुए फिर फेफड़ों में चला जाता है। तो बाएं आलिंद से शुरू होकर बाएं निलय में जाकर उसके बाद महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाकर फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाकर और उसके बाद फिर से फेफड़े में चला जाता है। क्रेब्स चक्र का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? हैंस क्रेब ने किया था। इसके अन्य नाम हैं साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र। क्रेब्स चक्र की अवस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र का कार्य एटीपी का उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन है। ग्लाइकोलिसिस की खोजकर्ता एम्बटेन मेयरहॉफ पॉर्सन द्वारा की गई थी ग्लाइकोलिसिस की खोज। इसके अन्य नाम है ईएमपी पथ, शर्करा किण्वन, अनॉक्सी श्वसन। कार्य है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करना। श्वसन की प्रक्रिया में भाग बाह्य श्वसन, निःश्वसन एवं उच्च श्वसन। फेफड़ों में गैसीय विनियमन।
दाब में अंतर के कारण O2 व CO2 का विनिमय, गैसों का परिवहन, O2 एवं CO2 का फेफड़ों से कोशिका एवं वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच परिवहन। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। CO2 का परिवहन, ये हमारे शरीर में इन सब गैसों का परिवहन होता है O2 व CO2 का। हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 25% परिवहन होता है। प्लाज्मा में घुलकर 70% परिवहन होता है और बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70% परिवहन होता है। आंतरिक श्वसन ऊतक द्रव्य एवं शरीर के मध्य गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन, ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है, अनॉक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जीवाणु इथेनॉल अल्कोहल ईस्ट अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसके दो भाग हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता थे विलियम हार्वे। इसका कार्य शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। इसके भाग हैं हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियां। मानव हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना है, 2 आलिंद प्लस 2 निलय। इसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। मानव हृदय कहाँ होता है? बाईं तरफ होता है छाती में। हृदय आवरण से घिरा हुआ पेरिकार्डियल द्रव्य इसमें भरा होता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा हेतु। कार्य करता है पंप की तरह, शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। त्रिविलीय कपाट, ट्राइकस्पिड वेल्व। इसकी अवस्थिति दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच होती है। त्रिविलीय कपाट की द्विविलीय कपाट, विस्कस्पिड वेल्व। इसकी अवस्थिति बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच होती है। रुधिर वाहिनी सिराएं, वेन, सामान्यतः नीले रंग की होती हैं। वॉल्वों की उपस्थिति होती है इनमें। पतली दीवारें होती हैं, अधिक चौड़ी होती हैं। कार्य शरीर में रुधिर की ओर रक्त ले जाना होता है। अशुद्ध रक्त का वाहन अपवाद फुसफुसीय सिरा, फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति। धमनियों में वाल्व अनुपस्थित होता है। इनकी दीवारें मोटी होती हैं, ये सक्रिय होती हैं। इनका कार्य हमारे शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना होता है, जबकि वेन का कार्य हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना था। इसके अपवाद हैं फुसफुसीय धमनियां, दाएं। देखो, इनका कार्य क्या है? हमारे शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाना। अपवाद क्या है? अपवाद है फुसफुसी धमनियां, जो दाएं निलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करती हैं। मानव रुधिर के घटक, मानव रुधिर में प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड कार्पल्स रुधिराणु 45% होते हैं। प्लाज्मा 91% जल से निर्मित होता है। कार्बनिक पदार्थ है प्लाज्मा, और अकार्बनिक पदार्थ दोनों से मिलकर बना होता है। रुधिराणु ब्लड कार्पसेल्स में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लाल रुधिराणु आरबीसी पाए जाते हैं और श्वेत रुधिराणु डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी कणिका में श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। कणिका में श्वेत रुधिराणु, इनको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। इसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और
न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं किसमें? कणिका में श्वेत रुधिराणु में, जबकि कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। रुधिर, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, श्वेत रुधिराणु। ये रुधिर की एक कोशिका दिखाई गई है कि उसमें क्या क्या होता है। पुरुष की तुलना में महिला में 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के दो भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा लगभग 55% होता है और रुधिराणु 45% होते हैं। ये तरल संयोजी ऊतक है, इनका पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय विलयन होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। श्वेत रुधिराणु, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इनको सैनिक या वीर सिपाही भी कहते हैं क्योंकि ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनके प्रकार हैं, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, लिम्फोसाइट, बेसोफिल सबसे कम पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होते हैं और इयोसिनोफिल्स। रक्त में मात्रा लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मीटर होती है और इनकी अधिकता से कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, कुल रुधिर का 40% और कुल रुधिर का 90%। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रेड ब्लड सेल्स में होती है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। हीम नामक पदार्थ उपस्थित होता है जो रक्त को लाल करता है। रक्त में मात्रा लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, कणिका में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। कणिका विहीन व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इनका निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा व थाइमस ग्रंथि में होता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त में मात्रा 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लाल रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकियों में के रक्त में उपस्थित होती हैं। तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश होता है। अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकास होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का कार्य रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापना होता है। सामान्य रक्तदाब, प्रकुंचन दाब 115 से 120 mmHg होता है और प्रसारण दाब 75 से 80 mmHg होता है। मतलब 75 से और 120 के बीच में होता है। जो लोअर प्रेशर होता है वो 75 या 80 होना चाहिए और जो हायर प्रेशर है वो 115 या 120 होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, भिन्नता का कारण लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीजन ए, दो तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी दो होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। खोजकर्ता कौन थे? चारों रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे। 1900 में इन्होंने खोज की थी। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर थे। इन्होंने रीसस बंदर में रक्त में RH फैक्टर की खोज की थी। रक्त समूह ए, रक्त समूह ए में प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी। और एंटीजन कौन सा होगा? ए। रक्त समूह बी में एंटीबॉडी होगी ए, एंटीजन होगा बी। ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी दोनों होंगी लेकिन एंटीजन उपस्थित नहीं होता। ए बी में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है लेकिन एंटीजन दोनों उपस्थित होते हैं। ओ सर्वदाता होता है, मतलब ये सबको ब्लड दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही हो सकता है, सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है।
ए से, ओ से, बी से, सबसे ले सकता है। ए जो होता है वो ओ से ब्लड ले सकता है या फिर ए से ले सकता है। बी जो होता है वो ओ से ब्लड ले सकता है या बी से ब्लड ले सकता है। अब अगर माता पिता दोनों का ब्लड ओ ओ है तो उनकी बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ संभव है, लेकिन ए बी संभव नहीं है। अगर किसी एक का ओ है, दूसरे का ए है, तो माता पिता का क्या संभव है? ओ संभव है, ए संभव है, लेकिन बी और ए भी संभव नहीं है। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो भी ओ और ए संभव है, लेकिन बी और ए भी संभव नहीं है। अगर किसी एक का ओ है, दूसरे का बी है, तो ओ संभव है, बी संभव है, ए और ए भी संभव नहीं है। अगर दोनों का बी है तो भी ओ और बी संभव है, लेकिन ए और ए भी संभव नहीं है। अगर दोनों का किसी का एक है, किसी का बी है, तो चारों संभव है, असंभव कुछ नहीं है। अगर एक का ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरे का ए बी है, तो ए और बी संभव है, ओ और ए भी संभव नहीं है। अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ए बी है, तो ए बी और ए बी संभव है, ओ संभव नहीं है। इसी प्रकार एक का बी है, दूसरे का ए बी है, तो ए बी और ए बी संभव है, ओ संभव नहीं है। इसी प्रकार दोनों का ए बी है तो ए बी और ए बी संभव है, लेकिन असंभव है ओ। रक्तदाता और प्राप्तकर्ता। ए वाला किस किस को दे सकता है? ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, और ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। बी वाला बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। ए बी वाला किसी को दे नहीं सकता, लेकिन ना ए को दे सकता है, ना बी को दे सकता है, ना ओ को दे सकता है, बस ए बी को दे सकता है। और ओ वाला सबको दे सकता है। लेकिन प्राप्त किससे करेगा? सिर्फ ओ से प्राप्त करेगा। रक्त समूह एक आनुवांशिक लक्षण है, यह बताया बर्नस्टीन ने 1924 में। एंटीजन जिस रूप में होते हैं वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन के रूप में होते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर, 0.007 मिलीमीटर। ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है लिम्फोसाइट्स। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। रक्त में शर्करा, ब्लड ग्लूकोज का मापन होता है ग्लूकोमीटर द्वारा। सामान्य मात्रा होती है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इकाई है मिलीमीटर प्रति डेसीलीटर। इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। रोग अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है, कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 150 बार होती है। हृदय की धड़कनों का नियमन करता है साइनो और ऑरिकुलर नोड SAN। साइनो ऑरिकुलर नोड होता है दाहिने आलिंद की दीवार पर। हृदय की दीवार को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन। अम्लता से हृदय गति बढ़ती है व क्षारीयता से कम होती है। लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका अंतराकोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर अवकाशों में पाए जाने वाला पीला द्रव है। संचरण दिशा ऊतकों से हृदय की ओर होती है। संगठन ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट्स, वसा आदि हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण केंद्र में होता है। कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु विषाणु आदि को छानकर अलग करना। घाव भरने में सहायता करना। ऊतकों से पदार्थों के सिराओं में संचरण में सहायता करना। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन तंत्र का कार्य है। उत्सर्जी पदार्थ हैं मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया आदि। प्रमुख अंग हैं किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग आदि। सहायक अंग हैं यकृत, त्वचा, फेफड़े, किडनी,
संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। संख्या 2 वृक्क होती है, एक जोड़ा। किडनी के 2 भाग हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेडुला। डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। डायलिसिस कार्य है इसका शरीर को रुधिर को छानना व अनावश्यक पदार्थों को हटाना, शरीर में लवणों व जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त के परासरणी दाब एवं रक्त की मात्रा का नियमन करना और मूत्र निर्माण करना। किसके कार्य हैं? वृक्क, किडनी के कार्य हैं। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन्स है। देखो, इस संरचना दिखाई गई है नेफ्रॉन्स की। ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला। किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। इनकी संख्या प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख होती है। वोमन संपुट, नेफ्रॉन में स्थित वोमन संपुट क्या होता है? नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्याली नुमा संरचना होती है वोमन संपुट। कार्य क्या है? रक्त का शोधन करना। मानव मूत्र, यूरिन किस किस चीज का बना होता है? 95% जल होता है, यूरिया 2.6% होता है, लवण 2% होता है, क्रिएटिनिन 0.3% होता है, यूरिक एसिड होता है सूक्ष्म मात्रा में। लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जन करता है मानव। पीएच मान होता है 6, हल्का अम्लीय। निर्माण यकृत, यकृत में यूरिया का निर्माण वृक्क में जाता है। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। विभिन्न जंतुओं की उत्सर्जन प्रक्रिया। एक कोशिकीय जीव विसर्जन द्वारा विसरण द्वारा उत्सर्जन करते हैं। सीलंट्रेटा सीधे कोशिकाओं से उत्सर्जन करते हैं। चपटे कृमि ज्वाला कोशिका से क्या कहते हैं उत्सर्जन करते हैं। एनेलिडा संघ वृक्क द्वारा उत्सर्जन करते हैं। कशेरुकी वर्टिब्रेट वृक्क द्वारा उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन में सहायक अंग है यकृत, लीवर। इसमें यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर से अल्कोहल व अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा अनावश्यक लवणों एवं यूरिया अम्लों को पसीने के माध्यम से बाहर निकालती है। अगर आपको पसंद आया है ये सीरीज तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर